ड्यूल सिस्टम इन बंगाल। अब देखिएगा कि हमारे पास थोड़ा सा हम एक युद्ध के बारे में और करेंगे, बैटल ऑफ पानीपत। थोड़ा सा बात पे आपको फोकस करना है दोस्तों, ड्यूल सिस्टम इन बंगाल, इस पे थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करिएगा मेरे भाई। ड्यूल सिस्टम इन बंगाल ये आपका 1765 से लेकर 1772 तक ही रहा था, उसके बाद ये हट जाता है, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन एक युद्ध और है, पानीपत। अरे वाह क्या बात है, ये लोगों को तो जानते होंगे ना आप, कौन कौन जानता है इनको, एक बार बताओ कौन कौन जानता है, फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन कौन इन लोगों को जानता है। सारे बच्चे चैट बॉक्स में बता दीजिएगा मुझे कौन कौन इन लोगों को जानता है, बहुत अच्छे तरीके से जानता है, जानता है ना। अरे सर इसको, ये पानीपत मूवी है, जाके देख सकते हो यूट्यूब पे, पानीपत, पानीपत का थर्ड बेटल याद है, थर्ड बेटल। तो पानीपत की मूवी देख लेना अगर आपको टाइम मिले तो, मतलब ऐसा नहीं कि अभी टाइम वेस्ट करने लग जाओ, कभी आपको टाइम मिले फ्री हो तो पानीपत की मूवी देख लेना, शायद पिक्चर आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। सर देखिएगा ये मोहम्मद शाह अब्दाली है, ये अब्दाली है ना, अब्दाली जानते हो, अब्दाली कौन है, ये लड़ा कब गया था 1761 में, भाई साहब याद आ रहा है आपको, उधर से एक जो कोहिनूर का डायमंड था उसको उठा के नादिर शाह आया था, नादिर शाह के बाद बेटा ये अफगानी दुर्रानी एम्पायर था अब्दाली, तो ये अब्दाली की बात हो रही है बेटा, ये दिस इज अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। और बेटा ये है सदाशिव राव, ओके, सदाशिव राव ऐसे लिखते ना, सदाशिव राव, सदाशिव राव कौन है बेटा, मराठा, सदाशिव राव, दिस इज अ मराठा। अब देखो मेरे भाई थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करना, ये रोहिल्लास है, ठीक है, और ये हमारे पास रोहिल्लास के बारे में बात कर रहा हूं, ओके, ये अवध है, जानते हो इतना, ओके। और यहां पे दिल्ली की कुर्सी पे कौन है बेटा, आप बोलोगे सर अब्दाली है। अब देखो ये तीनों मिलके किससे लड़ेंगे, इनसे, मराठाओं से। अब मराठाओं से क्या है हो गया यार, मतलब मराठाओं से कैसे ये युद्ध हो सकता है। अब ये युद्ध यहां पे नहीं हुआ, ये युद्ध कहां पे लड़ा गया था बेटा, पानीपत में, जो हरियाणा में है, पानीपत में ये युद्ध लड़ा गया था, यहां पे दिल्ली से थोड़ा ऊपर, यहां पे पानीपत में, पानीपत की जगह पे ये युद्ध लड़ा गया था, इसलिए इसको पानीपत का युद्ध कहा जाता है। मराठों और इनके बीच में हुआ था। आपको पता है इस टाइम पे मराठा पावर भी बहुत जबरदस्त थी, मराठा बोले तो भाई साहब उससे टैक्स वसूल करना है, उससे टैक्स वसूल करना है। उधर निजाम से लड़ लिए थे, उधर भाई साहब वो आया था बाजीराव, आपको याद हो तो, बाजीराव आया था, बाजीराव आया था तो वो दिल्ली तक, दिल्ली को जीत के फतेह करके वापस चला गया था, 1720 से लेकर 1740 के बीच में आपको आया था। उसके बाद तो नाना साहेब आ गया था, नाना साहेब के बाद ये आया था सदाशिव राव। अब देखिएगा कि मराठाओं की थोड़ी पावर भी बढ़ रही थी, और मराठा अब किसी से चुप नहीं बैठते थे कि आप भी पैसा हमको दो, आप भी पैसा हमको दो, आप भी पैसा हमको दो, आप भी पैसा हमको दो। तो अब ये ना सभी को तंग करते थे मराठा पे, मतलब मैंने बोला ना, नेशनलिज्म की कोई भावना नहीं थी इंडिया में, ओके। अभी तो नेशनलिज्म की भावना है, उस टाइम पे कोई नहीं थी, कौन सा देश कोई नहीं जानता था। उस टाइम पे सब अपने किंगडम को बचाना चाहते थे, मराठा अपने को, ओके, दूसरे अपने को, तीसरे अपने को, सब अपने अपने को बचाना चाहते थे। तो उस टाइम पे नेशनलिज्म की कोई भावना थी नहीं। लेकिन मराठा उधर जयपुर के राजा से भी टैक्स वसूल करते थे, उधर सिंधिया, उधर एमपी में जाके भी, उधर हैदराबाद में जाके भी, हर जगह पे टैक्स वसूल करते थे, क्योंकि भाई साहब ये तो पावरफुल इंसान थे, कमजोर इंसान थोड़ी थे। तो जब पानीपत का युद्ध हुआ तो मराठों को ना, मराठा हारते नहीं इसमें, लेकिन इन मराठों का साथ किसी ने नहीं दिया, क्योंकि मराठा ये ईस्ट इंडिया कंपनी से तो परेशान थे ही सही, लेकिन मराठों से भी बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि भाई साहब जब चाहो किधर भी हल्ला बोल देते हैं, ओके, जहां पे भी जाओ ये हमारा राज है, यहाँ पे पैसा वसूल करते हैं, मतलब इनका भी थोड़ा सा उस टाइम पे कारनामा बहुत भारी था, ओके। अब देखो, अब देखिएगा मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, इसको पढ़ने की कोशिश करना। 1720 की बात हो रही है, 1720 अली मोहम्मद खान स्टैब्लिश द किंगडम ऑफ रोहिला कांड। जो ये रोहिला कांड है ना, इसको स्टैब्लिश किसने किया था, नाम याद रख लेना, 1720 में स्टैब्लिश किया था किसने, मोहम्मद अली खान ने, अली मोहम्मद खान ने इसने स्टैब्लिश किया था, ओके। ये सब कुछ मुगल ही थे बेटा, मुगल के अंदर ही ये सारी चीजें, ये अवध भी मुगल के अंदर, रोहिला से मुगल के अंदर, दिल्ली भी मुगल के अंदर, सब कुछ दिल्ली के मुगल के अंदर ही है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि अंडर द मुगल सुजेरिटी। अब बड़े ध्यान से रुकिएगा कि आपको ये डेट याद रखना है कि 1761 के अंदर थर्ड पानीपत का बैटल लड़ा गया था, पानीपत की जगह पे, यहाँ पे किस किस के बीच में लड़ा गया था। अब देखो, दिल्ली में अब्दाली, रोहिलास और अवध, ये तीनों मिलके भाई साहब लड़ते हैं मराठों से। और आपको पता है अब यहां पे मराठों की बहुत खतरनाक हार होती है।
अब 1 लाख मराठा किल्ड, इस युद्ध के अंदर 1 लाख मराठा मारे जाते हैं। बात समझना, 1 लाख मराठा यहां पे इस युद्ध के अंदर मर जाते हैं। मराठा डिफेंडेड कॉन्फ्रेंसली कि आपके पास यहां पे देखिएगा ये भाई साहब जीत जाते हैं और ये हार जाते हैं। ऐसा क्या हुआ कि मराठा इस युद्ध में हार गए? पहला रीजन तो ये था कि इन मराठों का साथ किसी ने नहीं दिया, क्योंकि इससे भी बाकी के जो भी प्रांत थे वो सब कुछ परेशान थे, इसीलिए पहला हारने का रीजन ये था। और अब आप सोचो, इन मराठों के हारने से फायदा किसको हुआ? बताइएगा, इन मराठों के हारने से फायदा किसको हुआ? फटाफट मुझे सारे बच्चे कमेंट करके बताइएगा। ओके, इन मराठों के हारने से फायदा किसको हुआ? जल्दी बताओ सारे बच्चे, दिमाग चल रहा है ना, ये दिमाग ही तो चलाना है। फिर एलिमिनेशन टेक्निक आपको यूज करनी, कैसे कैसे, कहां पे क्या हुआ था, कहां पे क्या हुआ था, ऐसे तो क्वेश्चन बनेंगे मेरे भाई। यस, अल्टीमेटली भाई साहब ईस्ट इंडिया कंपनी में सबका मामला फिट कर रखा है। इधर इधर ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी उसने सबका मामला सेट कर दिया था पहले प्लासी के युद्ध में, प्लासी में और बक्सर में। अब देखिएगा हमारे पास 17 से, सॉरी इससे पहले तो प्लासी हुआ था ना, प्लासी के युद्ध में, ये तो 1761 में लड़ा गया था, तो इससे प्लासी का इससे पहले युद्ध हुआ था। तो अब इसका अल्टीमेटली बेनिफिट किसको हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी को इसका बेनिफिट हुआ। अब सोचो, मराठा थोड़ी बड़ी पावर थी तो अंग्रेज भी थोड़े से डरते थे मराठाओं से लड़ने के लिए कि यार इनसे कैसे लड़े, ये मतलब थोड़े से खतरनाक इंसान है यार। तो लेकिन पहली बार जब मराठाओं की हार हुई ना, तो हार होने के बाद भाई साहब अब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी पावरफुल हो गई कि अब तो भाई साहब हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जब मराठा हारना मतलब बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। तो ये तो था हमारे पास थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। कब लड़ा गया था, किस किस के बीच में लड़ा गया था, कौन सी जगह पे लड़ा गया था, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। बात समझ में आ गया? अब देखिएगा मैं थोड़ा सा बात यहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। 1772 मैंने बोला ना, 17 यहां पे एक बात बोली थी मैंने, 1765 से लेकर 1772 तक कौन सी बात चली थी बेटा? आपने बोला कि सर यहाँ पे ड्यूल सिस्टम चला था। ओके, अंग्रेजों ने बोला कि तुम निजामत का काम संभालो, हमको दीवानी दे दो, रेवेन्यू का काम हम संभालेंगे। लेकिन अब क्या हुआ भाई साहब, ड्यूल सिस्टम को अबोलिश कर दिया जाता है। बंगाल में जो ड्यूल सिस्टम चल रहा था उसको अबोलिश कर दिया जाता है। अबोलिश कौन करता है सर? अबोलिश करता है यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का ये नया गवर्नर आया है, नया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 1773 के अंदर वॉरेन हेस्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि भाई साहब फर्स्ट जनरल ऑफ बंगाल कौन था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? तो आप बोलोगे सर वॉरेन हेस्टिंग था। और इसी टाइम पे अगर थोड़ा सा आपको पॉलिटिकल का नॉलेज हो तो इसी टाइम पे आपको रेगुलेटिंग एक्ट भी चला था 1772 के अंदर। तो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे फर्स्ट, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी फर्स्ट थे, और ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी फर्स्ट थे, वॉरेन हेस्टिंग। बस ये नाम याद रख लेना। और ये किसने अबोलिश किया था ड्यूल सिस्टम? वॉरेन हेस्टिंग से किया था। पूछता है कि ड्यूल सिस्टम आया कब था, उसको अबोलिश किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग से किया था। अब ड्यूल सिस्टम अबोलिश क्यों किया? देखो, जब यहां पे ये ड्यूल सिस्टम लगाया ना कि निजामत का काम आप संभालो, रेवेन्यू का सॉरी निजामत का काम अब आप संभालो, रेवेन्यू का काम हम संभालते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे जब पैसे का काम पूरा ये संभाल रहे थे तो इनको तो पूरा टैक्स चाहिए था। इंसान मरे, कुएं में कूदे, कुछ भी करे, उनको कोई भी लेना देना नहीं था। अगर कुछ भी लेना देना नहीं होगा तो अल्टीमेटली यही होगा ना कि भाई साहब एक टाइम तो ऐसा भी हुआ था ना भाई साहब कि आदमी है ना, चलो ठीक है, एक खेत में 100 रुपए कमा रहा है ना, 100 रुपए कमा रहा है ना इंसान, 100 रुपए कमा रहा है ना, तो इस टाइम पे ऐसा भी हुआ कि ये कितना टैक्स वसूल करने लग गए कि अंग्रेज बोलते कि आप 100 रुपए कमा रहे हो तो हमको 90 रुपए दो, 90 रुपए दो और 10 रुपए आपके पास रखो। तो आप सोचो कि इंसानों की हालत क्या हुई होगी इस टाइम पे कि 90 रुपए हमको दो, 10 रुपए आप रखो। बेचारा किसान दिन भर मेहनत करता, खेत को जोतता, खेत में पूरा काम करता, उनमें से भाई साहब अंग्रेज लोग 90 रुपए उठा के ले जाते और 10 रुपए उनके लिए छोड़ते। भाई साहब उनके खाने के लिए ना उनके पास कुछ नहीं बचता था, उनके बच्चे भूखे मरते थे। तो इसके कारण वहां पे भाई साहब बहुत ज्यादा फेमिनाइन पड़ा और वहां पे बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई थी उस टाइम पे। तो ये चीज है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को चला कौन रही थी? ब्रिटिश सरकार चला रही थी।
ब्रिटिश सरकार जब चला रही थी तो ब्रिटिश सरकार को ये पता चला कि भाई साहब इंडिया में तो ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट वहां पे बनाया। इंडिया में 1772 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट लगा, और जब रेगुलेटिंग एक्ट लगा तो वहां पे वॉरेन हेस्टिंग्स को भेजा कि क्या हो रहा है, देखिए जाके देख क्या हो इंडिया में क्या हो रहा है। तो इंडिया में जब नए गवर्नर आए तो उन्होंने देखा कि भाई साहब यहाँ तो ड्यूल सिस्टम के कारण ऐसा हो रहा है, तो इन्होंने ड्यूल सिस्टम को आके यहां से हटाया। ठीक है, बात समझ में आया इतनी? ये होता है हमारा यहां तक का पार्ट कंप्लीट। अब हमारे पास हम पढ़ेंगे वाइस रॉय, इनके बारे में पढ़ेंगे, जहां से 100% आपका क्वेश्चन से पूछा जाता है। सारे बच्चे मुझे फटाफट चैट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको मेरी बातें यहां तक समझ में आ गई, जल्दी बताओ।